Hello everyone, it's Arif back again with our new topic. Welcome to my channel TNQ Quest, where I upload videos related to training and quality. So today's topic is sampling. It's a very important topic. आज हम लोग समझेंगे सैम्पलिंग क्या है, इसका यूजेज कैसे है और कितने तरह के सैम्पलिंग्स है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं सैम्पलिंग क्या है. पॉपुलेशन बहुत सारे हैं, उनमें से आपको किसी कुछ लोगों को चुनना है. एग्जाम्पल, ठीक. तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे किसको चुनना है? ठीक. तो इसी चीज को कहते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स को लेना, इसी को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग. जैसे एग्जाम्पल, अगर आप चावल बनाते हैं तो चावल पूरा पक गया कि नहीं पका, उसको चेक करने के लिए आप सिर्फ चावल के एक दाना से उसको चेक करते हैं. अगर एक दाना पक गया तो आप ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि पूरा सारा जितना चावल आपने जो चढ़ाया होगा कुकर पे या किसी पे भी, वो पक गया है. ठीक. सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग सिलेक्शन करते हैं. लार्ज पॉपुलेशन को जगह सबको इवेल्युएट करने की जगह में हम लोग कुछ उन लोग में से कुछ ऐसा पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें से हम लोगों को एक इवेल्युएट करने में, रिव्यू करने में आसानी, और हमें उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना रिव्यू कर पाए और एनालिसिस कर पाए. ठीक. जैसे एग्जांपल यहाँ देख रहे होंगे 100% पॉपुलेशन है. ठीक. लेकिन हमने उनमें से सिर्फ सेलेक्ट किया कुछ लोगों को, 4 to 8% लोगों को सेलेक्ट किया, और उसी के अकॉर्डिंगली अब हम लोग अपना रिव्यू या एनालिसिस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि शायद सारा प्रोसेस उसी हिसाब से ही चल रहा है. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. सैम्पलिंग के लिए आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पूरा समझना होगा. पहला क्या है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है? लेट सपोज अगर मैं बीपीओ की बात करूं तो जितने सारे कॉल्स आ रहे हैं उसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं पॉपुलेशन. एग्जाम्पल, एक मंथ में अगर लेट सपोज अगर 5 लाख कॉल्स आ रहे हैं तो वो हो गया मेरा ओवरऑल पॉपुलेशन यूनिवर्स. ठीक. सैंपल क्या हो गया? वो सबसेट, कि मुझे सारा 5 लाख कॉल तो मैं सुन नहीं सकता, या सारा 5 लाख कॉल सुनना पॉसिबल नहीं. ठीक. तो आप क्या करेंगे? उसमें से कुछ कॉल्स को या कुछ चैट्स को या कुछ ईमेल्स को पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि वो एजेंट या हमारा प्रोसेस किस तरह से रन कर रहा है. ठीक है. जैसे एग्जांपल, लेट सपोज आपके पास में 1000 एजेंट है. तो आपने क्या किया? उस 1000 एजेंट का अगर वो पर डे 100 कॉल ले रहा है तो एक दिन में ही आपका बहुत सारे कॉल्स हो जा रहे हैं, तो आप उसका सारा कॉल्स नहीं सुन सकते. तो आपने क्या डिसाइड किया कि हर एक एजेंट का हम एक दिन में 2 कॉल सुनेंगे. अब वो 2 कॉल्स अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, मीडियम हो सकता है. उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो एजेंट किस तरह का कॉल ले रहा है. सैंपल साइज. सैंपल साइज किसे कहेंगे? नंबर ऑफ आइटम्स, जिसे हम लोग नंबर ऑफ कॉल्स या नंबर ऑफ चैट जिसे हम लोग रिव्यू कर रहे हैं. ठीक है, कि वो किस तरह का कॉल ले रहा है, किस तरह से हैंडलिंग कर रहा है. बायस. बायस क्या हो गया? जब कोई चीज फेयर ना हो. ठीक है. एग्जाम्पल, लेट सपोज पकड़ के चलते हैं कि हमने कॉल्स जो है 100 एजेंट में से हम सिर्फ किसी एक एजेंट, जो हमारा चहेता एजेंट है, हम सिर्फ उसी का ही कॉल एडिट कर रहे हैं. तो माइट भी हो सकता है कि वो एजेंट जिसे हम लोग आगे से ही जज जज कर चुके कि हम उसी का ही कॉल ऑडिट करेंगे, उसी के बेसिस पे ही पूरा प्रोसेस को हम लोग आंकलन कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं कि हमारा सारा प्रोसेस उसी तरह से ही कॉल लेता होगा. तो ये क्या है? ये बायस्ड है. ठीक है. हम डिसाइड कर लें कि नहीं, सारा बच्चा अच्छा ही कॉल लेता होगा, ये बच्चा अच्छा कॉल ले रहा है, मतलब सारा बच्चा ही अच्छा कॉल ले रहा है, तो चलो सबका कॉल सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी बच्चे का कॉल सुन लेते हैं. ठीक है. कॉन्फिडेंस लेवल, कि ये आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना रिलायबल है. ठीक है. इसे बेसिकली हम लोग पकड़ के चलते हैं 95%. मार्जिन ऑफ एरर. मार्जिन ऑफ एरर क्या हो गया? कि कितना हम लोग डेविएट कर सकते हैं, कितना तक हम लोग डेविएट एक्सेप्टेबल है. लेट सपोज अगर हम लोग कोई कॉल ऑडिट करते हैं, ठीक है, कॉल्स कॉल्स हो गया, चैट हो गया, ईमेल हो गया. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्कोरिंग देते हैं, 100 से शुरू करते हैं, और हमने बेंचमार्क रखा हुआ है 95%. मतलब अगर वो 5% अगर गलत कर रहा है कुछ कॉल्स में, यहाँ वहां अगर हो जा रहा है, लेट सपोज होल्ड ज्यादा हो जा रहा है, पर्सनलाइजेशन मिस हो जा रहा है. ठीक है. तो इतना अगर डेविएट, कितना तक डेविएशन हम लोग एक्सेप्टेबल है. होप
आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मूविंग नेक्स्ट। की रीजंस व्हाई सैम्पलिंग इज क्रिटिकल। अब हमें समझना होगा सैम्पलिंग क्यों क्रिटिकल है। देखिए क्या होगा, लेट सपोज अगर आप सैम्पलिंग आप सही से नहीं करते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास में लेट सपोज 1000 एजेंट है, आप उनमें से किसी 5 को डिसाइड कर लिया आपने, आप उसी का ही कॉल सुनेंगे, ठीक। तो उस 5 एजेंट के कॉल पे बेसिस पे आप पूरा प्रोसेस का आप एनालाइज कर रहे हैं। हो सकता है वो जो 5 एजेंट जिसको आपने चूज किया है वो बहुत अच्छे एजेंट हो, तो आपको लगेगा वो सारे जितने एजेंट्स बैठे हुए हैं 100 लोग, वो सारे अच्छे कॉल ले रहे हैं। या लेट सपोज अगर आपने चूज किया वो सारे पांचों एजेंट वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या लगेगा कि पूरा प्रोसेस सही से ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप सारे 100 एजेंट का फिर से रिफ्रेशर करेंगे, उन्हें कोई ट्रेनिंग देंगे, उन्हें कोई गाइडेंस देंगे। उनमें से 100 में से ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत अच्छा कॉल दे रहे होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सही से सैंपलिंग किया ही नहीं है। तो सैंपलिंग का पहला एडवांटेज क्या है कि अगर सही से डिजाइन किया हुआ सैंपल्स हम लोगों को मिलता है, सेंसस मिलता है, तो उससे हम लोगों को एक रिलायबल और एक अच्छा डेटा मिल सकता है जिसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हम लोग बायस ना हो, ठीक। हर एजेंट का कॉल पिक करने का उतने ही चांसेस हो, सबके ही बराबर चांसेस हो। और 100 कॉल अगर कोई ले रहा है तो उन 100 में से कोई भी कॉल ऑडिट हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते कि जो अच्छा कॉल्स होगा बस उसी को ही ऑडिट करेंगे। अगर ऐसा रहा तो हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। या अगर कोई खराब कॉल ले रहा है तो सिर्फ वही खराब कॉल ऑडिट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उससे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको हम लोग कभी जज ही नहीं कर पाएंगे। लेट सपोज कोई एक एजेंट है, किसी ने एक कॉल को लिया, एग्जांपल में लेता हूं कि किसी कस्टमर ने कॉल किया, बोला कि उसका पैसा कट गया है। और इससे पहले जब हमने इस कॉल को सुना था तो उसमें उसने इस तरह के कॉल पे वो परफॉर्म नहीं कर पाया था। तब हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीटेडली उसी तरह का ही कॉल सुन रहे हैं, बैलेंस डिडक्शन का, उसी एजेंट का, और बार बार उसे वही फीडबैक दे रहे हैं। तो हो सकता है कि एक दो फीडबैक के बाद में वो एजेंट बैलेंस डिडक्शन वाला कॉल अच्छा लेने लगेगा, या उस सिनेरियो को अच्छा से हैंडल करने लगेगा। पर माइट भी कहीं और किसी और सिनेरियो पे वो लैग कर रहा होगा, तो हम उसे जज नहीं कर पाएंगे, रिव्यू नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम हमेशा ही उस बैलेंस डिडक्शन कॉल को ही ऑडिट करेंगे। होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हमारे पास में सैंपलिंग दो तरह का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है इसे समझते हैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऐसा हो गया कि जहां पे हम लोग रैंडमाइजेशन है, कि किसी भी एजेंट का कोई भी कॉल हो सकता है, और सबके सभी एजेंट्स के सभी कॉल को एक फेयर चांसेस है कि वो कोई भी कॉल पिक कर लेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एजेंट जो है हर कॉल पे ही ध्यान देगा। अगर लेट सपोज हमने एजेंट्स को बोल दिया, या एजेंट्स को पता चल जाता है कि वो दिन का जो पहला कॉल लेता होगा वही कॉल ऑडिट होगा, जो वही कॉल को ही हम लोग एनालाइज करेंगे, तो वो एजेंट क्या कर सकता है, जब उसे अगर ऐसा पता चल गया तो वो पहला कॉल अच्छा लेगा, या पहला चैट अच्छे से हैंडल करेगा, बाकी की जो चैट्स होंगे या कॉल्स होंगे वो ठीक से हैंडल नहीं करेगा। इससे क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा हमारे बिजनेस पे। कस्टमर्स उसके बात को समझ नहीं पाएंगे, या कस्टमर्स को अगर वो ठीक से हैंडल नहीं किया बाकी सारे कस्टमर्स को, तो वो भाग सकते हैं, छोड़ सकते हैं प्रोसेस। वो क्या करेंगे, वो किसी और कंपनीज पे चले जाएंगे, किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाएंगे। दूसरा है हमारे पास में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, ये ऐसा सैंपलिंग है जहां पे हमने आगे से जजमेंट या सोच के रखा है, ये बहुत बायस्ड है कि हम इसी तरह का ही कॉल ऑडिट करेंगे, या इसी एजेंट्स का ही कॉल ऑडिट करेंगे, ठीक है, या इसी कॉल सिनेरियोस का या इसी सिनेरियोस का ही कॉल्स को ऑडिट करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं, चलते हैं आगे। अब सैम्पलिंग्स में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स में चार तरह के सैम्पलिंग्स होते हैं, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर।
और नॉन प्रोबेबिलिटी में है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल और कोटा सैम्पलिंग। एक एक करके हम लोग इन सबको आगे देखते चलेंगे। सो मूविंग ऑन। तो पहला हमारे पास में है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या समझते हैं हम लोग? ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऐसा है कि कोई भी एजेंट का कोई भी कॉल ऑडिट हो सकता है। तो हर एक कॉल के पास में उसका एक इक्वल अपॉर्चुनिटी चांसेस है, क्योंकि हम लोग डिसाइडेड नहीं है कि पहला कॉल ऑडिट करना है, दूसरा कॉल ऑडिट करना है, इस एजेंट का करना है, इस एजेंट का नहीं करना है। ये उन एक एजेंट जो 100 कॉल ले रहा है दिन में, उस 100 में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये फेयर चांसेस है कि उसका हर कॉल में से कोई ना एक कॉल ऑडिट हो जाएगा। हर कॉल पे उसको अच्छा से ही परफॉर्म करना है। तो हर कॉल के पास में एक फेयर चांसेस है कि कोई भी कॉल ऑडिट होगा। इसका एग्जांपल लेट सपोज अगर 60,000 इनबाउंड कॉल्स आ रहे हैं, तो एक क्यूए क्या करेगा? उनमें से कोई 800 कॉल को वो सेलेक्ट करेगा ऑडिट करने के लिए। ये बहुत अच्छा हमारा हेल्प करता है अगर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, या लेट सपोज अगर हमें स्कोर कार्ड बनाना है, ठीक है, वो एजेंट्स का परफॉर्मेंस मैप करना है, तो ये बहुत हेल्प करता है। ये अनबायस्ड नहीं है, और ये बहुत इजीली क्लाइंट्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, हमने उस एजेंट्स का कॉल्स कोई भी कॉल एक रैंडम उठा के प्ले किया है। आगे से डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा कॉल ऑडिट होगा, उसके कोई भी कॉल एक ऑडिट हो सकता है। कॉन्स क्या है इसके? बहुत सारे ऐसे केसेस में क्या होगा कि कुछ जॉइनर्स, न्यू जॉइनर्स होंगे जिनका लो कवरेज हो जाएगा, सारा कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग का मैंने पिक्चर दिया है। बहुत सारे एजेंट खड़े हैं, उनमें से किसी एक को भी, पॉपुलेशन में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लीजिए। इनमें से जितने सारे एजेंट थे, सबके पास फेयर चांसेस था कि वो कोई ना कोई एक सिलेक्ट हो सकते हैं। ये आगे से प्री डिसाइडेड नहीं था। मूविंग ऑन। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो पार्ट है, वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम लोग आगे से डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि किसी एजेंट का हर चौथा कॉल, 10वां कॉल ऑडिट होगा। ये डिसाइडेड है आगे से। लेट सपोज एक एजेंट दिन भर में 100 कॉल ले रहा है, ठीक है, तो उसका हर 10वां कॉल ऑडिट हो सकता है। या लेट सपोज एक टीम का पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 25 एजेंट, तो उस 25 एजेंट में हमने क्या डिसाइड कर लिया है कि जितने सारे एजेंट है, हर दूसरे का दूसरा कॉल ऑडिट होगा। तो हमने सिस्टमैटिक कर दिया कि हर दूसरे एजेंट का दूसरा कॉल, या हर दूसरे एजेंट का तीसरा कॉल, इस तरह से। ये बहुत फायदा देता है जब बहुत हाई वॉल्यूम हो, या जब आपका प्रोसेस जो है बहुत स्टेबल है, ठीक। ये बहुत सिंपली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एग्जाम्पल की किसी भी एजेंट का हर 5वां कॉल ऑडिट होगा, या 10वां कॉल ऑडिट होगा, ठीक। इसका कौन क्या है? इसमें कौन ये है कि ये बायस्ड हो सकता है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर एजेंट को, अगर या किसी को भी ऐसा अगर पता चल जाता है एजेंट्स को, तो वो क्या करेंगे? अपना जो कॉल्स जो हमने डिसाइड किया हुआ कि हर 5वां कॉल ऑडिट होगा, ठीक, तो वो क्या करेंगे? 4 कॉल ठीक से नहीं लेंगे, 5वां कॉल या 5वां कस्टमर को अच्छे से हैंडल करेंगे, फिर बाद का इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये क्या है? ये एक बायसनेस आ सकता है। मूविंग ऑन। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि हम कुछ ग्रुप में या कुछ स्ट्रेटेजाइज करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हम लोग पॉपुलेशन को बांट देते हैं। एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, हमारे पास में 100 कॉल्स आते हैं, ठीक। तो हमने 100 कॉल्स में चेक किया कि बहुत सारे 100 कॉल्स में 3 तरह के कैटेगरीज के कॉल आ रहे हैं। पहला कॉल आया, पहला तरह का कैटेगरी क्या है? हमारे पास में बिलिंग का कॉल्स ज्यादा आता है, ठीक। तो हमने सैंपल लिया है 800 कॉल्स का, एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। तो हमारे पास में 45% ऐसे कॉल्स है जो बिलिंग रिलेटेड आ रहे हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया कि 800 का 45% 360 कॉल्स होते हैं। हम इतना डिसाइडेड कर लिया हमने। तो इसके बाद हमने क्या डिसाइड किया कि हमने ऑफर और सर्विस रिक्वेस्ट के लिए 35% है, तो हमने सैंपल जो लिया था उसमें से 35% हम लोग फिक्स कर दिया कि हमने उसी तरह का कॉल आउट करेंगे।
हमारे पास में 20% का कॉल आता है ऐसा जो कंप्लेंट्स का होता है, तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग 20% कॉल, जितने सारे कॉल्स आए हैं, हम 20% कॉल्स कंप्लेंट कॉल्स ही ऑडिट करेंगे। तो ये क्या है, ये हमने स्ट्रेटिफाइड कर लिया है, हमने स्टैटिस्टिक निकाला, हमें पता चला कि कितने तरह के कॉल्स आते हैं, किस पे ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, उसी कॉल्स को ही ऑडिट करेंगे, उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, उस तरह का कॉल्स को ऑडिट करेंगे। ये बहुत हेल्पफुल है जब आपके पास में मल्टी स्किल प्रोसेस चल रहा है। ठीक, ये फेयर रिप्रेजेंटेशन है, आपको इनसाइट्स अच्छे से मिल सकता है और बायसनेस कम हो जाएगा, क्योंकि लेट सपोज बिलिंग के अगर 45% कॉल आ रहा है, अब उस 45% कॉल्स में से कोई भी एक कॉल ऑडिट करेंगे आप, पर डिसाइडेड है कि आप बिलिंग का एक कॉल ऑडिट करेंगे। ये इसका कॉन्स क्या है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डिजाइन करने में। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप एक एग्जांपल, ये मैंने इमेज लगाया हुआ है, मैंने क्या किया, ग्रुप में बांट दिया है और ग्रुप के हिसाब से मैं इस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ। जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन है या जिसमें मुझे लगता है ज्यादा जरूरत होगा, मैं उस पर ज्यादा सैंपल डालूंगा और ज्यादा कॉल ऑन करूंगा। मूविंग नेक्स्ट, क्लस्टर सैंपलिंग। अब ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का हमारा फोर्थ जो पार्ट है वो है क्लस्टर सैंपलिंग। इसको हम लोग देखते हैं। ये एक तरह का ऐसा सैंपलिंग है कि हमने क्या किया कि पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल, मेल्स में डिवाइड कर दिया, फीमेल्स में डिवाइड कर दिया, मॉर्निंग शिफ्टर में डिवाइड कर दिया, इवनिंग शिफ्टर में डिवाइड कर दिया, नए एजेंट्स में डिवाइड कर दिया, टेन्योर्ड एजेंट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमने क्या किया है, टीम पे डिवाइड कर दिया है। अब लेट सपोज अब हम क्या करेंगे, उस टीम में से एजेंट्स का ऑडिट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, हमें पता चला कि कोई 10 टीम है, उस 10 टीम में से कुछ 3 ऐसे टीम है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी जो 7 टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इंप्रूव कराना है उस 3 टीम को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 टीम्स के जो ऑडिट्स हैं उसे फिलहाल अभी रोककर जो 3 टीम जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे और उनका ऑडिट करेंगे। ठीक, हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ऑडिट करना शुरू कर देंगे। ठीक, ये कर सकते हैं। या हमने क्या किया कि 10 टीम है, उस 10 टीम में से हमने क्या किया कि नहीं, हम 10 टीम को ऑडिट नहीं करेंगे, हम उनमें से किसी भी 3 टीम को ऑडिट करेंगे। ठीक, ये कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। ये मल्टी लोकेशन बीपीओ के लिए बहुत हेल्पफुल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और लोअर प्रिसिजन है। देखिए क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे टीम है, उन लोगों का ऑडिट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम 3 टीम का ही ऑडिट करेंगे। तो बाकी क्या है, हमारे जो 7 टीम बच गए उन लोगों का ऑडिट नहीं हो पाएगा। मूविंग नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है नन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नन प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिएगा, ये जजमेंट और कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करेगा और ये हमेशा बायस्ड होगा। ठीक, इसका सैंपलिंग का यूसेज क्या है, जब रिस्क ज्यादा हो तब हम लोग नन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करते हैं, जब हमें स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी नहीं चाहिए होगा, ये इस तरह का सैंपलिंग है। ठीक है, और जब हमें बहुत जल्दी जल्दी किसी का ऑडिट करना है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है कब, जब आप किसी तरह का कोई आरसीए बना रहे हैं या किसी एक स्पेसिफिक टीम को आपको किसी तरह का या किसी टॉपिक पे कोचिंग देना है, ठीक है, फीडबैक देना उसके लिए। ठीक है, मूविंग ऑन। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है नल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या है, हमने क्या किया, हमारे सारे पॉपुलेशन में से हमने डिसाइड कर लिया जो लेटेस्ट कॉल आएगा जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल होगा उसी को ही ऑडिट कर लेंगे। लेट्स सपोज हमने ऑडिट करना शुरू किया, कोई एक एजेंट है जिसका शिफ्ट शुरू हो रहा है 9 बजे से मॉर्निंग में, और हमारा शिफ्ट शुरू होता है दोपहर 3 बजे। ठीक, तो मैं जैसे ही 3 बजे बैठा ऑडिट करने शुरू, तो मैंने क्या किया, सुबह से उसने जो कॉल लिया होगा उसको छोड़कर मैंने क्या किया, जो सबसे लेटेस्ट कॉल है उसको वही ऑडिट करेंगे। ये क्या है, ये आगे से बायस्ड है, मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया जो उसका लेटेस्ट कॉल होगा वही ऑडिट कर लेंगे। या कभी कदार ऐसा सिचुएशन आएगा कि जहां पे स्पीच एनालिटिक्स का प्रोसेस, जहां पे ऐसा कोई प्रोसेस जहां पे स्पीच एनालिटिक्स चलता होगा, ऐसे कॉल जो फ्लैग किए गए हैं स्पीच एनालिटिक्स के द्वारा कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये इस कॉल पे इस तरह का कुछ दिक्कत है, तो हमने क्या किया, वही कॉल ऑडिट किया। या हमें पता चला कि एक ऐसा कॉल है जहां पे हमें कुछ फाइंडिंग्स करना है उस कॉल का, तो हमने क्या किया
या हमें पता चला कि एक एजेंट बहुत कैजुअली तरह से कॉल ले रहा है, तो हमने क्या किया, डिफाइन कर लिया कि वो किस टाइम पे हमने बैठा और उसको उसी टाइम का कॉल ऑडिट कर लिया। ये अच्छा चलता है जब क्विक डायग्नोसिस करना होगा। लेट सपोज जैसे बीपीओ में अचानक से आपने देखा कि लास्ट आधे घंटे में जो टॉक टाइम है वो बढ़ गया है। एजेंट्स का जो टॉक टाइम चल रहा था 3 मिनट का, वो बढ़ के चल गया है 4 मिनट में। 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है कॉल लेने में, उन कॉल को हैंडल करने में 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हमने क्या किया, जो लेटेस्ट कॉल होगा वही बैठ के ऑडिट कर लेंगे कि लास्ट 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि एजेंट्स लोगों को कॉल लेने में ज्यादा समय लग रहा है। इसी को हम लोग कहेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मूविंग ऑन, जो दूसरा है वो है जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग। इसको हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग हमने डिसाइड किया कि जो बॉटम 10% एजेंट है उनका ही ऑडिट करना है, या किसी कॉल पे ऐसा एस्केलेशन आ गया है उसी को ही ऑडिट करना है, या ऐसा कोई सेंसिटिव कॉल, जो ऐसा कोई कॉल जिसमें नन कंप्लायंस आ गया उसी को ही ऑडिट करेंगे। तो ये आगे से जजमेंटल हम लोग बैठे हुए जज करने के लिए, ठीक, कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, कैसे ठीक होगा, क्या करना है। ठीक, ये बहुत हाई रिस्क हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे लोग कवरेज नहीं करना है हमें। ठीक, लेट सपोज आपको पता चला कि दो ऐसे एजेंट है जो कस्टमर से ठीक से बात नहीं करते हैं, और आपको पता चला कि कल एक कस्टमर ने एस्केलेट किया है उन्हीं दो एजेंट्स का, तो आप क्या कर रहे हैं, डिसाइडेड है कि वही कॉल को ही सुनना है, या वही चैट को ही आपको चेक करना है, वो या वही ईमेल को ही आपको ऑडिट करना है। ये हाई चांसेस है ये बायस्ड ही रहेगा, क्योंकि हम उसका सारा जो कॉल्स है उसमें से कोई रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे, हम आगे से डिसाइड कर चुके हैं कि उसका कौन सा कॉल या चैट या ईमेल को ही ऑडिट करना है। तो ये हो गया मेरा जजमेंटल ऑडिट या जजमेंटल सैम्पलिंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग ऐसा हो गया जैसे एग्जांपल कि ये एक की चेन की तरह है। जैसे स्नोबॉल को देखिए क्या होगा, जब वो बर्फ से अगर कोई गोला बनाते हैं, ठीक, और बनाकर उसको नीचे अगर फेंकते हैं तो वो गोला क्या होता है, बर्फ में चलते चलते वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है। लेट सपोज आपको पता चला कि किसी कस्टमर के साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ है और वो आपके पास में कंप्लेन कर रहा है, तो आप उस इंटरलिंक करने के लिए उस कॉल को ऑडिट कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं कि इस कस्टमर ने जो कंप्लेन किया था फ्रॉड के लिए, अब वो फ्रॉड किस और अकाउंट से लिंक है, पता चला आपको किसी और अकाउंट से लिंक है, तो आप उस अकाउंट को भी चेक करेंगे, उसको भी चेक करेंगे। तो ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में काम आता है। उसके बाद है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या हो गया, आपके पास में किसी भी तरह का कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है, आपको डिसाइडेड है कि हर एजेंट का आपको महीने भर में 15 ऑडिट या 20 ऑडिट करना है, ये फिक्स्ड है। ये कोटा फिक्स्ड हो चुका है, भले से वो अच्छे परफॉर्मर हो, खराब परफॉर्मर हो, नए एजेंट हो, पुराने एजेंट हो, ठीक, तो आप आगे से डिसाइडेड ही है। जैसे कभी कदार क्या होता है कि जो नन परफॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं उनका हम लोग ऑडिट ज्यादा करते हैं, जो अच्छे परफॉर्म कर रहे होते एजेंट्स हैं उनका हम लोग कम ऑडिट करते हैं, क्योंकि उन्हें उतना परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट की जरूरत नहीं जितना हमारे जो नन परफॉर्मिंग एजेंट्स है उन्हें जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं लोगों का ज्यादा ऑडिट करते हैं। पर कोटा सैंपलिंग में क्या होगा कि जो हमारे नन परफॉर्मिंग एजेंट्स है उनका भी 10 ऑडिट कर रहे हैं महीने भर में, और जो परफॉर्मिंग एजेंट्स है उनका भी 10 ऑडिट कर रहे हैं, तो सब बराबर कर दिया हमने। ठीक, ये हमें कब करना पड़ता है, जब हमें हर एजेंट को इक्वली कवरेज ऑडिट कवरेज करना हो। ठीक, और स्टैटिकली हम लोग नहीं चलते हैं। मूविंग ऑन, अब हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का बीपीओ के अकॉर्डिंगली। पहला है स्टैटिस्टिक वैलिडिटी, ये प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा रहेगा, नॉन प्रोबेबिलिटी में बहुत कम चांसेस रहेगा। स्टैटिस्टिकली हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्लाइंट को रिपोर्टिंग अगर करना है, ऑडिट डैशबोर्ड भेजना है, उसके लिए अगर हम लोग डैशबोर्ड बनाने के लिए ऑडिट कर रहे हैं तो उस टाइम हमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से नहीं हो पाएगा। बायस, बहुत चांसेस है कि अगर नॉन प्रोबेबिलिटी ऑडिट करते हैं हम लोग तो बायसनेस आएगा ही।
पर प्रोबेबिलिटी से ऑडिट्स में, सैम्पलिंग्स में ऐसा चांसेस नहीं है। रिस्क डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी में बहुत मीडियम है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में हाई है। कैसे? लेट सपोज हमें पता चल रहा है कि कुछ 4 एजेंट्स, ठीक, वो कस्टमर्स से ठीक से कॉल को हैंडल नहीं कर रहे हैं, रूड हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं कॉल पे, या लंबा होल्ड यूज करते हैं, ठीक, या बिना वेरिफिकेशन का इंफॉर्मेशन देते रहे। तो हम क्या करेंगे? नॉन प्रोबेबिलिटी में उन्हीं सारे एजेंट्स का ऑडिट करना शुरू करेंगे, और ये डिसाइडेड है कि हमें उन्हीं सब एजेंट्स का ऑडिट करना है। या अगर ऐसा कोई एस्केलेशन आ गया है, ठीक, तो हम उसी एजेंट्स का उस समय का जो कॉल का एस्केलेशन है उसे तो ऑडिट करेंगे, साथ साथ में आसपास का भी कुछ कॉल्स को ऑडिट कर लेंगे। तो ये क्या है? इसमें रिस्क हम लोग जल्दी ढूंढ पाएंगे। कोचिंग, अगर कोचिंग के एस्पेक्ट से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी में बहुत मीडियम है और नॉन प्रोबेबिलिटी में बहुत हाई चांसेस है। ऑफ कोर्स अगर ऐसा कोई एस्केलेशन आया हुआ है, एस्केलेशन वाले कॉल्स को अगर ऑडिट करना है, आरसीए बनाना है, तो हम उस कॉल्स को ही ऑडिट करेंगे, और उस कॉल को अगर ऑडिट करेंगे तो उस एडवाइजर या एजेंट को फीडबैक भी देंगे ही। मूविंग ऑन, कॉमन बीपीओ सैम्पलिंग मिस्टेक्स क्या क्या है देखते हैं। हमें हमेशा ऐसा नहीं करना है कि जजमेंटल सैम्पलिंग ही करना हो, या सैंपल साइज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जा रहा है, साइज बड़ा है, कम है, या किसी तरह का कोई स्ट्रेटिफिकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, रिपीटिव रिपीटेटिव सेम एजेंट्स कर रहे हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल, हमें पता चल गया कि एक ऐसा एजेंट है जिसका परफॉर्मेंस बहुत टॉप है, वो पूरे प्रोसेस का सबसे टॉप एजेंट है, ठीक, तो हमें क्या कर रहे हैं? हम बार बार उसी का ही कॉल ऑडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके कॉल्स को ऑडिट करेंगे तो हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, और उसका हर कॉल ही अच्छा होगा। पर चैलेंज कहाँ है? जो एजेंट्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या हमें हमेशा ध्यान देना होगा कि कवरेज करते वक्त पॉपुलेशन हमारा सारा का सारा सबके पास एक फेयर चांसेस हो, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारा प्रोसेस एक्चुअल में कितना अकॉर्डिंगली एसपी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। इग्नोरिंग प्रोसेस चेंजेस, प्रोसेस में कुछ चेंजेस आया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऑडिट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग एंडिंग में। सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी इन बीपीओ इज द स्ट्रक्चर इज प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स। तो हमें बस ये याद रखना है सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी क्या है बीपीओ में। ये बहुत स्ट्रक्चर्ड यूज होता है प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी ऑडिट का, जहां हमें लगता है कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ऑडिट करना है। जैसे एग्जांपल, हर एजेंट को कवर करना है, ठीक, तो उसका फेयर चांसेस है कि उसका कोई भी कॉल ऑडिट हो सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या चांसेस है कि हमें उसका कोई लेटेस्ट कॉल को ऑडिट करना है, या किसी का कोई एस्केलेशन आया उसे ऑडिट करना है, ठीक। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में एक एक्यूरेट क्वालिटी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा, और इससे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस हमारा अच्छा कर सकते हैं। अगर सबके पास में फेयर चांसेस होगा, सबका कोई ना कोई एक कॉल ऑडिट हो जाएगा, अकॉर्डिंगली फीडबैक देंगे। कुछ अच्छे एजेंट्स होंगे जिन्हें फीडबैक कम देना पड़ेगा, कुछ अच्छे अच्छे ऐसे एजेंट्स होंगे जिन्हें बहुत इंप्रूवमेंट का जरूरत होगा। इसी के अकॉर्डिंगली हमारा काम चलता रहेगा। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।